नमस्ते। न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन में स्वागत है। आज हम एमट्रैक के पेंसिल्वेनियन में सवार हो रहे हैं, जो यहाँ से हैरिसबर्ग तक कीस्टोन कॉरिडोर के पार यात्रा करेगा। हमारी यात्रा न्यूयॉर्क के एमट्रैक मोयनिहान ट्रेन हॉल से शुरू होती है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, और पेन स्टेशन में लॉन्ग आइलैंड रेल रोड, न्यू जर्सी ट्रांजिट और एमट्रैक शामिल हैं। एमट्रैक का पेंसिल्वेनियन 17 एमट्रैक सेवाओं में से एक है जो पेन स्टेशन से गुजरती है और 444 मील की दूरी तय करती है। यहाँ से पिट्सबर्ग तक कीस्टोन कॉरिडोर के माध्यम से आज हम केवल हैरिसबर्ग तक ही जा रहे हैं, जो कीस्टोन कॉरिडोर का पश्चिमी छोर है। ट्रेन 43 की बोर्डिंग प्रस्थान से 20 मिनट पहले और ट्रैक नंबर दिख जाता है। अब वेस्ट एंड कॉन्कोर्स जाकर ट्रेन ढूंढें। आप मुख्य हॉल से भी बोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं वेस्ट एंड कॉन्कोर्स से बोर्ड करने की सलाह देता हूं, जिससे इंतजार नहीं करना पड़ता और सीट चुनना आसान होता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही हम पेंसिल्वेनियन से मिलते हैं, जो इंटरसिटी सेवा है। पेंसिल्वेनियन में एम्फ्लीट 2 कोच कारें, एक कैफे कार और एक एम्फ्लीट एक बिजनेस कार चलती हैं। एम्फ्लीट 2 कारें अधिक जगह, झुकाव और लेग रेस्ट देती हैं, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक बनती है। खाली कतार में खिड़की वाली सीट लेकर हम यात्रा के लिए बैठते हैं। रवानगी का समय है, दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन 43 न्यूयॉर्क सिटी से चलती है। रुकें, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? सभी सीटें पीछे की ओर हैं। ऐसा क्यों? इसका एक अच्छा कारण है। पेंसिल्वेनियन ट्रेन फिलाडेल्फिया में दिशा बदलती है, जो हम जल्द देखेंगे जैसे ही हम न्यूयॉर्क से बाहर निकलते हैं। चलिए अपने रास्ते पर हैरिसबर्ग तक एक नजर डालते हैं। हमारी यात्रा दक्षिण की ओर बिग एप्पल से बाहर निकलते हुए और नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के साथ शुरू होती है। न्यू जर्सी होते हुए पेंसिल्वेनिया तक जाती है। फिलाडेल्फिया पहुंचने के बाद पेंसिल्वेनियन ट्रेन इलेक्ट्रिक से डीजल इंजन में बदलती है और पश्चिम की ओर कीस्टोन कॉरिडोर पर जाने से पहले अपनी दिशा बदलती है। हम फिलाडेल्फिया से निकलकर यूएस रूट 30 से किंग ऑफ प्रशिया, एक्सटन, कोर्ट्सविल पार करते हुए लैंकेस्टर और एलिजाबेथ टाउन में रुकेंगे। हैरिसबर्ग ट्रांसपोर्टेशन सेंटर पहुंचने से पहले हम न्यूयॉर्क और हैरिसबर्ग के बीच कुल 195 मील की दूरी तय करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 3 घंटे 34 मिनट होगा। धूप में हम सिकॉक्स जंक्शन से गुजरते हैं और पोर्टल नॉर्थ ब्रिज पर नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की नई परियोजना को पार करते हैं। पोर्टल नॉर्थ एमट्रैक और एनजेटी का 116 साल पुराने पोर्टल ब्रिज का समाधान है, जो अक्सर खुला रह जाता है और देरी का कारण बनता है। नया पुल गति बढ़ाता है और रेलवे को इतना ऊंचा उठाता है कि नावें नीचे से बिना पुल खोले गुजर सकती हैं। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में हमारी ट्रेन रुकी और कुछ यात्रियों को लेकर आगे बढ़ी। एम्फ्लीट 2 की सीटिंग शानदार है। लेग्रॉ में इतनी ज्यादा जगह है कि मुझे भी समझ नहीं आता कि इसका क्या करूं। हर सीट में एक फुटरेस्ट, एक सीट बैक पॉकेट और एक ट्रे टेबल शामिल है, जो सभी सामने वाली सीट में बने होते हैं। प्लग पॉइंट दीवारों पर हैं और ओवरहेड लगेज रैक में रीडिंग लाइट्स हैं। हर सीट काफी हद तक लगभग 25 डिग्री तक पीछे झुक जाती है, जिसे आर्मरेस्ट पर लगे बटन से नियंत्रित किया जाता है। सीट के नीचे लेग रेस्ट होता है, जिसे ऊपर की ओर सेट किया जा सकता है। एम्फ्लीट 2 की सीटें बहुत आरामदायक हैं। नई अपहोल्स्ट्री और बेहतर रिक्लाइनिंग इन्हें लंबी यात्राओं के लिए बेहतरीन बनाती है। सीटें शानदार हैं, लेकिन बाथरूम भी जरूरी है। एम्फ्लीट 2 कोच में हर बोर्डिंग दरवाजे के पास एक सामान्य और एक एक्सेसिबल बाथरूम होता है। एक्सेसिबल बाथरूम काफी बड़ा है और इसमें सामान्य टॉयलेट, सिंक और शीशा शामिल है। ये वही है जिसकी आप एमट्रैक बाथरूम से उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी बुरा भी नहीं है। न्यू जर्सी रेस ट्रैक पर पेंसिल्वेनियन पहली बार 125 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है। आमतौर पर सफर सामान्य रहता है, लेकिन 100 मील प्रति घंटा पार करते ही बोगी में तेज कंपन होने लगता है। सच कहूं तो कंपन सही शब्द नहीं है, दोलन सही शब्द है। मुझे लगता है कि हम ट्रक हंटिंग दोलन देख रहे हैं।
जिसमें व्हीलबॉग संतुलन की तलाश में इधर-उधर हिलता है। ये आमतौर पर तेज गति यानी 100 मील प्रति घंटे से ऊपर होता है। मैंने फिलाडेल्फिया में हमारे ठहराव पर इस बारे में क्रू को जरूर बताया, ताकि रखरखाव टीम को इसका ध्यान रखने के लिए पता चल सके। रुकने की बात करें तो अगला स्टेशन ट्रेंटन है। हमारी ट्रेन एक बार फिर पेंसिल्वेनिया में गति पकड़ रही है। स्कूल की नदी पार करते ही दूर फिलाडेल्फिया का स्काईलाइन दिखता है। फिलाडेल्फिया से ठीक पहले है एमट्रैक का पेन कोचयार्ड, जो नेक्स्ट जेनिसेला और हाल ही में एमट्रैक की एरोटेस्ट ट्रेनों का घर है। फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया पर दो ताजा हवा ब्रेक में से पहला है। यहीं इलेक्ट्रिक से डीजल में स्वैप की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कीस्टोन कॉरिडोर इलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन हैरिसबर्ग के आगे नहीं, इसलिए डीजल पावर चाहिए। पर वे हैरिसबर्ग में स्वैप क्यों नहीं करते? इसके दो कारण हैं। पहली बात, हैरिसबर्ग में इंजन स्वैप की सुविधा नहीं है। डीजल लोकोमोटिव सर्विस करना तो छोड़िए, दूसरी बात, पेंसिल्वेनियन को कीस्टोन कॉरिडोर पर दिशा बदलनी होती है, इसलिए एक सिरे से डीजल और दूसरे से इलेक्ट्रिक हटाना आसान है। और यही दिशा बदलना बताता है कि सारी सीटें उल्टी क्यों हैं। न्यूयॉर्क सिटी से निकलते समय न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, लेकिन फिलाडेल्फिया से पिट्सबर्ग पहुंचने में और 7 घंटे लगते हैं। तो सीटों को पलटने या 50-50 लेआउट रखने के बजाय एमट्रैक लंबी दूरी के लिए सीटों को आगे की ओर रखता है और उन्हें वैसे ही छोड़ देता है। न्यूयॉर्क सिटी की ओर वापसी के लिए भी यही रहता है। अब डीजल इंजन आगे है, तो ट्रेन में चढ़कर हैरिसबर्ग की ओर बढ़ें। आज बिजनेस क्लास टिकट इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बिजनेस क्लास टिकट होना जरूरी है। पियोली कीस्टोन कॉरिडोर पर हमारा पहला मुख्य स्टॉप है। यह स्टेशन सेप्टा पियोली थॉर्नडेल लाइन, एमट्रैक कीस्टोन ट्रेनों और पेंसिल्वेनिया को सेवा देता है। दिशाएं उलटने और लोकोमोटिव की स्थिति बदलने के साथ एक खास देखने का मौका खुल गया है, पीछे की खिड़की से देखने का। पटरियों को दूर जाते देखना बहुत सुकून और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की बेहतरीन जगह है। एमट्रैक के दूसरे इलेक्ट्रिक कॉरिडोर पर फिलाडेल्फिया से हैरिसबर्ग तक एमट्रैक की कीस्टोन ट्रेनें ओवरहेड पावर पर चलती हैं। यह 1930 में पेंसिल्वेनिया रेल रोड द्वारा स्थापित हुई थी। एमट्रैक ने इस कॉरिडोर को कुछ चुनिंदा हिस्सों पर 110 मील प्रति घंटे की गति के लिए अपग्रेड किया, जबकि आगे की ट्रेनें डीजल पावर पर चलती हैं। प्योली के पश्चिम में बताया गया कि कैफे कार खुल गई है और सेवा दे रही है। एमट्रैक की कैफे कारों में 2 टेबल सेट होते हैं, जिन्हें कैफे बार बीच में बांटता है। कैफे मेन्यू में नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के कई विकल्प शामिल हैं। साथ ही पेय और स्नैक्स भी हैं, और ये सब कुछ अपेक्षाकृत उचित कीमत पर मिलता है। मैं दोपहर का खाना लेना चाहता था, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी से निकलने के बाद कैफे पहली बार खुला, इसलिए पहले से ही भूखे यात्रियों की लंबी कतार थी। जब तक मैं वहां पहुंचा और हमारी यात्रा में 1 घंटे से भी कम समय बचा था, तो मैंने सोचा कि मैं इंतजार कर लूं और हैरिसबर्ग में जाकर दोपहर का खाना खा लूंगा।
पेंसिल्वेनिया डच इलाके के अनंत हरे भरे खेतों और अनाज के साइलों में कुछ बहुत शांत सा एहसास है। वो एहसास जल्द ही खत्म हो जाता है जैसे ही हम लैनकेस्टर रुकते हैं। हम आखिरकार 100 मील प्रति घंटे या उससे ज्यादा की रफ्तार पकड़ते हैं। कीस्टोन कॉरिडोर में सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इतनी रफ्तार के लिए रेटेड है। यह सब लैनकेस्टर के पश्चिम में है। सस्क्वेहाना नदी किनारे 3 माइल आइलैंड के कूलिंग टावर पेड़ों के ऊपर दिखते हैं। 2.2 मील नाम होने पर भी पावर प्लांट 2.2 मील लंबे द्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि यह नाम 1963 की एक हवाई सर्वेक्षण से आया है, जिसमें किसी ने शायद यह समझा कि द्वीप 3 मील लंबा है और इसलिए इसे 2.2 मील कहा गया। हैरिसबर्ग जल्द ही हमें घेर लेता है। यहीं हम पेंसिल्वेनियन को अलविदा कहेंगे। अगर आप यहां से पिट्सबर्ग तक का हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमारे कुछ साल पहले बनाए गए वीडियो को देखें। लिंक ऊपर दाईं ओर या नीचे विवरण में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो हिस्सा फिर से देखूं तो कमेंट्स में बताएं। स्टेशन के अंदर जाते हुए अब आज की वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अगले हफ्ते हम न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से उत्तर की ओर पफकिप्सी जाएंगे, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे खूबसूरत कम्यूटर रेल लाइनों में है। और इस बुधवार पोर्टल नॉर्थ ब्रिज पर एक बोनस वीडियो की उम्मीद करें। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स का दिल से धन्यवाद और बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूं। आपकी उदारता के लिए मैं आभारी हूं। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।